थे, तो मैंने जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराया था उसमें क्या था कि कोई भी अगर बाइनरी सोर्स है, पर्टिकुलर बाइनरी सोर्स जो है आपकी दो सिंबल्स को जनरेट करेगा, आइदर इट इज 0 और इट इज। फिर इसमें जो न्यूमेरिकल है कि फॉर बाइनरी सोर्स विच जनरेट द इंडिपेंडेंट सिंबल 0 and 1 with equal probability, then you have to calculate the value of entropy of that particular source. तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो एंट्रोपी है वो सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। और यहाँ पे बाइनरी जो रिसोर्सेज है उसमें दो प्रकार के सिंबल है, आइदर इट इज 0 और इट इज 1। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी और 1 की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बाइनरी सोर्स सिंबल है वो जो भी सिंबल्स को जनरेट कर रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होती है, जिससे कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से उस सोर्स की इंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फार्मूले से Hx इक्वल टू, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, उसमें क्या करेंगे, Px1 और Px2 प्रकार के दो प्रकार जो सिंबल हो जाएंगे और उनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 यानी कि 1/2। तो हम उन दोनों सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फार्मूला में प्लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पे इंट्रोपी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो करके आ जाएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 1 बिट पर सिंबल आई है। फिर मैंने नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में आपको ये भी बताया था कि अगर हम इस तरीके से एक प्रकार का ऐसा सोर्स है जो कि बाइनरी सिंबल जनरेट करने के बजाय m इक्वल लाइकलीहुड सिंबल को जनरेट कर रहा है, तो इंडिविजुअल सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/m, वो बनेगी 1/m। और यहाँ पे 1/m जब बन जाएगी तो हमें यहाँ पे हर सिंबल की जो इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करना है। जैसे सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी इंट्रोपी हो या आपकी इंफॉर्मेशन का जो फार्मूला है वो पर्टिकुलर किसी भी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। इसलिए हमने यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का जो फार्मूला होता है IXI इज इक्वल टू माइनस लॉग PXI बेस बी, है ना। तो अगर बेस के बारे में आपसे कुछ ना कहा जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि बी की जो वैल्यू बनेगी वो 2 बनेगी। अब आपको PXI निकालना है। PXI का मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल। तो अब चूंकि यहाँ पे m लाइकलीहुड इंडिपेंडेंट सिंबल जनरेट हो रहे हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, तो एक सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1/m, वो बनेगी 1/m। तो PXI की जो वैल्यू 1/m है वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल जो दे रखा है इसमें m की वैल्यू जो है वो 2 की पावर n दे रखी है, जहाँ पे n एक इंटीजर है। तो यहाँ पे m की वैल्यू सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है IXI की वैल्यू n बिट के फॉर्म में ये डिनोट हो जाती है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल था हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उसी प्रकार नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे इंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू यानी कि लोअर बाउंड और इंट्रोपी की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपर बाउंड की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपका फार्मूला है, इंट्रोपी ऑफ एनी सोर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। तो अब मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रोपी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले इंट्रोपी की लोअर बाउंड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास m टोटल सिंबल्स हैं तो m टोटल सिंबल्स में से किसी भी एक सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाए,
तो बाकी सिंबल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई भी बताए। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पे इंट्रॉपी की मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंट्रॉपी जो है पर्टिकुलर सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी पे आधारित होती है। फिर मैंने बताया कि आपका जो डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स है, अगर वो एम सिंबल्स को जनरेट कर रहा है, तो एम सिंबल्स में से किसी एक सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी है अगर 1 हो जाती है, तो बाकी सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होनी चाहिए? गुरवेंद्र, गौरव, ईसा और ईशांत। ईशांत तिवारी, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गौरव गुप्ता, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन जब समझ में आ रहा है तो आंसर भी आपकी ओर से आना चाहिए ना। अगर मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स है, वो टोटल एम सिंबल जनरेट कर रहा है, उन एम सिंबल में से किसी भी एक सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गई है, तो बाकी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0। फिर बाकी सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1। भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर एम सिंबल्स में से अगर किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई है, तो रिमेनिंग सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम एच एक्स की वैल्यू में, आपके जो एच एक्स की वैल्यू है, एच एक्स का जो फार्मूला है यहाँ पे, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो log 1 कितना हो गया? 0। log 1 कितना हो गया? 0। और यहाँ पे पी एक्स आई कितना हुआ? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया? 0। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो इंट्रॉपी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो इंट्रॉपी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंट्रॉपी स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड द लोअर बाउंड करस्पॉन्डिंग टू द नो अनसर्टेनिटी, यानी कि मैक्सिमम सर्टेनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम सिंबल में से किसी भी एक सिंबल्स की मैक्सिमम सर्टेनिटी होगी, तो उसके केस में उस सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। उस सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इंट्रॉपी की जो वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारा जो लोअर बाउंड है वो पर्टिकुलर किसी भी लोअर बाउंड है वो आपका मैक्सिमम सर्टेनिटी के करस्पॉन्डिंग वो फॉलो करेगा। यानी कि मैक्सिमम सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। और बाकी बाकी सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। तो जब प्रोबेबिलिटी आपकी किसी भी सिंबल की 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक कॉपी की जो मिनिमम वैल्यू वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी और वो 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद अब हमें अपर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ? हमें इंट्रॉपी की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू पर्टिकुलर उसकी करस्पॉन्डिंग होगी, जैसा कि हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स है जो कि एम सिंबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एम सिंबल्स को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि सारे सिंबल इक्वल लाइक्लीहुड इवेंट सिंबल हैं। सारे सिंबल इक्वल लाइक्लीहुड इवेंट सिंबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/m। एक सिंबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/m। इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसको और सिंपल वे में समझने की कोशिश करें कि अगर मान लीजिए
आपके पास कोई भी बाइनरी सोर्स है, बाइनरी सोर्स 2 सिंबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, या तो 0 या 1, है ना, और दोनों सिंबल्स की अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। तो हर सिंबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर 2 सिंबल है तो 2 सिंबल है, दोनों की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1। तो इंडिविजुअल सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 0.5 इंडिविजुअल सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? 0.5। उसी प्रकार हम इसको और सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट मेमोरी सोर्स है, वो 2 सिंबल के बजाय 4 सिंबल्स को जनरेट कर रहा है, और 4 सिंबल इक्वल लाइक्लीहुड इवेंट सिंबल है। अच्छा, इक्वल लाइक्लीहुड इवेंट सिंबल का मतलब क्या हुआ कि चारों सिंबल्स की जो अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल